हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग जेकेपीएससी की क्लासेस। पाउलो फ्रायरे तक हम चीज़ें कर चुके हैं। एजुकेशन के लिए क्लासेस हैं। ये सारे के सारे जो पर्सन्स हैं, थिंकर्स हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें स्पेसिफिकली इनके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में पता होना चाहिए मेजरली। ओके, इवान इलिच, इसके बारे में आज बात करेंगे। इवान इलिच जो वो नेट के सिलेबस में भी नहीं है, तो मैंने नहीं करवाए थे आज तक। सो आज हम पहली बार जो है चैनल पे इवान इलिच का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, और ये किस तरीके की पर्सन है कि किस चीज के लिए जाने जाते हैं, कितने फेमस हैं। आप फेमस से थोड़ा सा यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो नाम ऊपर से नीचे तक दे रखे हैं ना, ये कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट नाम है, नेट के पेपर में भी नहीं है, आपके सिर्फ जेकेपीएससी की क्लासेस या जेकेपीएससी के सिलेबस में आपके लिए मेंशन कर रखा है। बट कहां से कैसे क्वेश्चन आ सकता है इवान इलिच से, कितना जरूरी है, क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आपको अच्छे से बता दूं। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आपको अब बैक टू बैक जो है क्लासेस देखने को मिलेंगी। एक मैराथन रहती है जो जो अपने नेट वाले बच्चे हैं उनकी डलनी है, बट वो एजुकेशन की है, तो आप लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो आप वो मैराथन भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक आधा टॉपिक या एक आधी चीज आपको एक्स्ट्रा पता चल गई तो कोई नुकसान होगा, राइट। सो हो सकता है जैसे इवान इलिच है, वो वहां पे नहीं आते हैं इतने ज्यादा नेट के में, वहां पे भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो आपके लिए वो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट है जो नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वहां पे जो मैं मैराथन कराऊंगी वो जरूर देखिएगा। इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास जो शायद उसकी मैराथन के बाद ही आएगी। सो मुझे लगेगा टाइम थोड़ा सा उस मैराथन को रिकॉर्ड करने में, बट आपको जो मैराथन आएगी वो देखनी है, और उसके बाद फिर हम अपनी सारी की सारी जो क्लासेस हैं नेट ये अपने जेकेपीएससी के लिए, वो आपको बैक टू बैक सिर्फ जेकेपीएससी की क्लासेस दिखेंगी जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाएगा। ओके, सो टेंशन मत लेना, मैंने पहले भी बोला था सिलेबस करवाऊंगी। कमिटमेंट नाम की एक चीज होती है जो मुझे पता है क्या होता है, ठीक है। और मैंने जब बोला है मैं आपके एग्जाम से पहले फ्री में सारा सिलेबस करवाऊंगी, दैट मीन्स करवाऊंगी, ठीक है। सो और अभी के लिए जब तक मैं सिलेबस नहीं करवा देती तब तक नोट्स ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है, बिकॉज मैं नोट मेकिंग के प्रोसेस में हूं। जब मैं आपकी वीडियोस बना रही हूं उसके साथ साथ ही तो मैं उन चीजों पे पढ़ के पीपीटीज बनाऊंगी ना, राइट। सो इसलिए आप जो नेट वाले बच्चे जहां से नोट्स कलेक्ट करते हैं जिस व्हाट्सएप नंबर से, आप वहां पे बेशक ये चीज मत पूछा कीजिए कि जो है जेकेपीएससी के कब मिलेंगे। जब मिलेंगे तब मैं आपको क्लास में बता दूंगी, और प्लस एक वीडियो जो है वो आपकी प्लेलिस्ट में भी एड ऑन हो जाएगी कि हाँ ठीक है, अब जेकेपीएससी के नोट्स अवेलेबल हैं, जिसको लेने हैं वो ले सकता है। बट अभी भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, जिस बच्चे के पास टाइम है, क्लासेस अभी 8 ही हुई हैं, आप अभी भी कोप अप कर सकते हो, साथ की साथ अपने नोट्स बना लो अपनी लैंग्वेज में, किस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, अपने नोट से बढ़कर अभी भी कुछ नहीं होता, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। पर जिसके पास टाइम नहीं है, हाँ वो पीपीटीज ले सकते हैं जिस पीडीएफ की फॉर्म में जो मैं अवेलेबल करवाती हूँ। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा गर्मी है बट स्टिल वीडियो रिकॉर्ड करनी है। इवान इलिच के बारे में पढ़ना है। इवान इलिच जन्म हुआ था 1926 में। तो आपको 1900 देखने के बाद थोड़ा लग रहा होगा कि ठीक है अभी के ही इंसान है, वरना 1700 1800 जब हम देखते हैं कुछ तो हमें लगता है बहुत पुराने टाइम के जमाने के हैं, और उस टाइम पे इन्होंने ये बातें बोली हैं। ओके, सो इवान इलिच वियना ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था 1926। ये 1926 हमें ध्यान रख लेना चाहिए, एटलीस्ट उनका जन्म ध्यान रख लो, ईयर जो जो आपके सिलेबस में मेंशन है। जो सिलेबस में मेंशन है उनका अगर ध्यान रहा तो उसकी हेल्प से अगर कोई क्रोनोलॉजी आ गई तो आपकी सोल्व हो जाएगी। ओके, अर्ली डेज की अगर बात करें तो इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो सीखी हैं। देन इनकी जो ग्रैंड मदर की लाइब्रेरी थी उसमें से इन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। ओवरऑल आप देखेंगे इनकी एजुकेशन भी काफी अच्छी रही है फॉर्मेटिव ईयर्स में, क्योंकि लाइब्रेरी चीजें, इनके जो पेरेंट्स के फ्रेंड्स थे वो भी काफी इंटेलेक्चुअल थे, उनसे बात करना, उनसे डिस्कशन करना चीजों पे। सो इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो है इनकी काफी शार्प रही हैं शुरू से ही, ठीक है। फिर इन्होंने थियोलॉजी की स्टडी की, फिलोसफी की स्टडी की रोम की यूनिवर्सिटी से। बाद में इन्होंने डॉक्टरल रिसर्च जो है इन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री वो भी कंप्लीट किया अपना यूनिवर्सिटी ऑफ सैल्जबर्ग से, बट हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि एक सेंटर फॉर इंटरकल्चरल डॉक्यूमेंटेशन CIDOC ये इनके द्वारा फाउंडेड है, बट ये आज तक नहीं पूछा गया है। बट ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर हमें ध्यान ही रखनी है तो हम CIDOC को याद रखें। ओके,
इवान इलिच जो है मिड 1980s से काम कर रहे हैं एक विजिटिंग प्रोफेसर की तरह। कौन से डिपार्टमेंट में? फिलोसफी एंड इंटरडिसिप्लिनरी इंटर कॉलेजिएट साइंस टेक्नोलॉजी एंड साइंस प्रोग्राम। सो पॉइंट ये है कि काफी अच्छी इनकी चीजें रही हैं, काफी अच्छी इनकी एजुकेशन रही है, बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। उन बुक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो बुक्स के बारे में पूछा जाता है। ओके ओके। देन है इलिच का जो रेडिकल व्यूज आप देखेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, तो इनकी चार जो पब्लिकेशंस हैं, चार जो बुक्स हैं, उनमें आपको एक्सप्लिसिटली दिख जाएंगे। पहला है डी स्कूलिंग सोसाइटी, 1971 में इन्होंने लिखी। टूल्स फॉर कॉन्वाइबिलिटी, तो ये डी स्कूल करके कॉन्वाइवल एजुकेशन की, कॉन्वाइवल फॉर्म ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, वो क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो टूल्स फॉर कॉन्वाइबिलिटी, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड कॉन्वाइवल, सो वो आप इलिच से रिलेट करके ध्यान रख लो। ओके, कोई बुक आ गई उस तरीके की एजुकेशन की बात हो रही है तो आप इलिच के साथ जाएंगे। ओके, देन है एनर्जी एंड इक्विटी इन्होंने लिखी और मेडिकल नेमेसिस लिखा। सो इनकी जो बुक अक्सर पूछी जाती है दैट इज डी स्कूलिंग सोसाइटी। इनका जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है दैट इज डी स्कूलिंग सोसाइटी। डी स्कूल करके आप किस तरीके की एजुकेशन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं दैट इज कॉन्वाइवल एजुकेशन या कॉन्वाइवल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ओके, सो ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है, बहुत ज्यादा फोकस करना है इन पे। आपको डी स्कूलिंग सोसाइटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगी, उसको ध्यान रखना है। ओके, बाकी मेडिकल नेमेसिस एक बार शायद कहीं पूछा गया, अदरवाइज नहीं पूछा गया है, बट ध्यान रख लेना मेडिकल नेमेसिस को भी। बट डी स्कूलिंग सोसाइटी तो आप भूल ही नहीं सकते और मैं यकीन कर रही हूं कि आपको पता होगा डी स्कूलिंग सोसाइटी के बारे में। ओके, ओवरऑल इवान इलिच जो है वो एक रेयर करेजियस मैन है, ग्रेट लाइवलीनेस, देन आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरुडिशन, ब्रिलियंट है, फर्टाइल इमेजिनेटिवनेस है, यानी कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी हैं। सो ओवरऑल फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल ओवरऑल डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं किस तरीके से होना चाहिए। सो अच्छी चीजें हैं सारी की सारी, जो ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही हैं कि आप एक रूटीन में, स्टेराइल चीजों में आप बिल्कुल ऐसे दरवाजे के अंदर बंद पड़े हैं, उससे बाहर निकलने को कह रहे हैं। ठीक है, सो रटने की कोई बात है नहीं। 1926 याद रखो, डी स्कूलिंग सोसाइटी याद रखो। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग हमें पता होना चाहिए अच्छे से। बुक लिखी है, ये पता चल गया, ये बुक डी स्कूलिंग सोसाइटी, नाम से ही पता चल रहा है कि जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, स्कूलिंग है, जो एक फंक्शन है फॉर्मल एजुकेशन का, उसको चैलेंज करते हैं। ये हम ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही अगेंस्ट है ये स्कूलिंग की, ठीक है, बट स्टिल काफी हद तक उन चीजों को चैलेंज करते हैं जो चीजें एक ट्रेडिशनल वे में हो रही हैं। ठीक है, ये रेडिकल रीथिंकिंग प्रपोज करते हैं, यानी कि आप वापस से सोचिए ना उन चीजों पे, लर्निंग को किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे लर्नर सेंटर्ड चीजें होनी चाहिए, चीजें डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। जब हम लर्नर सेंटर्ड की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम डिसेंट्रलाइजेशन में आ गए हैं। ओके, कम्युनिटी बेस्ड अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं, किसको? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो स्कूलिंग है उसके अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड चीजें होंगी, स्कूलिंग के थोड़ा सा जो है आपको ये ऑपोजिट नजर आएंगे, इसीलिए डी स्कूलिंग बोला गया है। जॉन हॉल्ट भी है, उन्होंने भी अनस्कूलिंग की बात की है कि एक डी स्कूल्ड सोसाइटी वो होगी जहां पे एवरीवन शैल हैव द वाइडेस्ट एंड फ्रीएस्ट पॉसिबल चॉइस टू लर्न, यानी जितना आप सीखना चाहो, क्योंकि स्कूल में कहीं ना कहीं चीजों को लिमिट कर देते हैं, वो लिमिट नहीं होनी चाहिए। ओके, देन डी स्कूलिंग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तरफ आपको जाता हुआ नजर आएगा। सिंपल टर्म्स में आपको जो एक फॉर्मल एजुकेशन है जो स्कूल की चार दीवारों के अंदर है उसके बियॉन्ड बात कर रही है ये। ठीक है, जो रिजिडिटी है, एक कॉमन सिलेबस है, टाइमिंग है, पीरियड्स है, टीचर पढ़ा रहा है, टीचिंग हो रही है, लर्निंग हो रही है, तो वो चीजों की थोड़ा सा बियॉन्ड ये बात करते हैं, ना कि सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाना। ओके, ओवरऑल ये एक जो नेगेटिव इंपैक्ट है ना स्कूलिंग का, उसकी बात कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, यानी उसको पॉइंट आउट करते हुए ये इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो लोग जो है चीजों को डीह्यूमनाइज कर रहे हैं। ठीक है, यानी वो डीह्यूमनाइजेशन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो स्कूलिंग में इन्वॉल्व है। ओके, अब जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डी स्कूलिंग की जो ये बात करते हैं वो क्या है और कैसे ये मोर
कन्वाइवल फॉर्म की बात करते हैं, जो हमने फॉर्म आएगा ये FORM आएगा, ठीक है, कन्वाइवल फॉर्म जो हमने ऊपर भी बात की थी, इसकी इनकी जो बुक है टूल्स ऑफ कन्वाइबिलिटी, सो कन्वाइवल एजुकेशन की ये बात करते हैं। अब इनका जो कॉन्सेप्ट है ना डी स्कूलिंग का, उसमें ये 4 एस्पेक्ट आपको दिखेंगे कि कैसे ये किस किस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। एक तो जो प्रोसेस है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। एक जो एक्सपर्ट्स और एक्सपर्टीज का चक्कर है कि अच्छा एक्सपर्ट्स ने करिकुलम बना दिया, एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे हैं आपको, टीचर को एक्सपर्ट बोला गया है, वो सारी चीजें जो हैं उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चीजों को कमोडिफाई करने को जो है ये क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और दूसरा ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटर प्रोडक्टिविटी की बात कर रही है। इन चारों चीजों का मतलब क्या है वो समझिए। चारों चीजों का मतलब समझ आ गया तो आपको डी स्कूलिंग समझ आ जाएगा। आपको ये समझ आ जाएगा कि ये स्कूल के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन स्कूल जो एक थ्रेशोल्ड के बाद चीजों को एक्सटेंड करता है, कमोडिफाई करता है, उन चीजों के अगेंस्ट है। ओके जैसे इवान इलिच जो मॉडर्न सोसाइटी उसको क्रिटिसाइज, उसमें क्या क्रिटिसाइज करते हैं कि लाइफ जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। हम फैमिली को एक इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन हो गया, सोसाइटी को भी इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमने इतना इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है चीजों को कि जो लोगों का अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, वो अपनी चीजें खुद कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, उस चीज से दूर जाते जा रहे हैं वो कि जैसे टीचर ने बोल दिया वैसे करना है, जैसे स्कूल में चीजें करवाई जा रही है सिर्फ वैसे करना है। सो यानी कि जो लोगों का कॉन्फिडेंस है ना कि वो अपने आप भी कर सकते हैं, कि कोई बच्चा मैथ्स का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कोई नया तरीका भी निकाल सकता है, पर वो बच्चा जो स्कूल में चीजें कराई जा रही है, स्कूल में तरीके कराए जा रहे हैं, उसके बियॉन्ड जा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, सो उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं। इनका कहना है कि जो कन्वाइवल रिलेशनशिप्स हैं, यानी कि जो एक कम्युनिकेशन होता है आपस में, सोशलाइजेशन से बियॉन्ड जो चीजें होती हैं, उनको स्कूल के जो है और क्रिएटिविटी को मार देता है स्कूल। ठीक है, सो ये उनका ओपिनियन है। इनका ये भी ओपिनियन है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं नॉलेज प्रोडक्शन को, यानी कि एक्सपर्ट्स ने डिसाइड कर दी चीजें कि ये वैलिड नॉलेज है, ये वाली बुक्स यूज होंगी, ये चीजें होंगी, और इस तरीके से आप नॉलेज को एक्वायर करेंगे। सो यानी कि कौन कंट्रोल कर रहा है, एक्सपर्ट्स कंट्रोल कर रही हैं। सो वो ओपिनियन जो है ये उसके अगेंस्ट है। इनका ये ओपिनियन है कि सब कुछ एक्सपर्ट्स कंट्रोल कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हमने सब कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, क्रिएटिविटी को हम मारे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म हो नहीं पा रहा है। सो स्कूलिंग मतलब इट्स लाइक सिर्फ प्रोडक्शन और मार्केटिंग का तरीका बच गया है कि आप नॉलेज को प्रोड्यूस कर रहे हो, मार्केट कर रहे हो, लर्निंग को एक कमोडिटी की तरह दिखा रहे हो, एक चीज की तरह दिखा रहे हो, रादर देन एक्टिविटी। तो लर्निंग एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को प्रोसेस दिखाने की बजाय, एक्टिविटी की तरह चीजें करने की बजाय, आप उसको वस्तु की तरह ट्रीट कर रहे हो, कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहे हो। ओके जैसे आप देखेंगे कई बार स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, कई बार बोल देते हैं ना कि बड़े स्कूल्स के या महंगे स्कूल्स के अलग चोचले होते हैं। सो वो वाली चीज हम बोल सकते हैं कि एक थ्रेशोल्ड के बाद कमोडिफिकेशन हो रहा है वहां पे। ठीक है, कि आपको जो है आप आराम से भी बच्चों को अलग तरीके से भी समझा सकते हो, बट आजकल कहीं पूल पार्टी हो रही है, पूल पार्टी इज ओके बच्चों को इंक्लूड करने के लिए, चीजों को समझाने के लिए, बट उस पूल पार्टी के लिए 1000 चीजें आप पेरेंट्स से मंगवा रहे हो कि अच्छा गूगल्स भेजना है, आपको अलग से ड्रेस भेजनी है, अलग अलग चीजें भेजनी है। सो वो सारी चीजें कमोडिफाई कर रही हैं। आप सीखने के लिए जा रहे हो ना, सीखने के लिए आपको किसकी जरूरत है, सिर्फ इंटरेस्ट की जरूरत होनी चाहिए ना। सो वो चीजों के अलावा आप सब कुछ कर रहे हो। सो एक पॉइंट तक स्कूलिंग इज ओके, बट इसीलिए मैं बोल रही हूं कि आप ये पॉइंट समझिए कि इलिच जो है वो स्कूलिंग के अगेंस्ट नहीं है, बट स्कूलिंग की वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, जो सिर्फ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे फोकस हो रहा है, सिर्फ नॉलेज को एक्सपर्ट्स कंट्रोल कर रहे हैं, चीजों को कमोडिफाई कर रहे हैं, और काउंटर प्रोडक्टिविटी विच मीन्स कि एक ऑब्वियसली स्कूल में टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए, एक बेनिफिशियल प्रोसेस है, बट बाकी चीजों को इंक्लूड करते हुए हम जब नॉलेज को कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, कमोडिफाई कर रहे हैं, उसकी वजह से वो जो एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप होना चाहिए था, एक बेनिफिशियल प्रोसेस या अरेंजमेंट होना चाहिए था, वो अब नेगेटिव चीजों में टर्न होता जा रहा है। सो वो जो नेगेटिविटी में टर्न होता है, यानी एक थ्रेशोल्ड के बाद, मतलब अति तो हर चीज की बुरी होती है ना, सो एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच के ये जो प्रोसेस है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का, कमोडिफिकेशन का, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, यानी ये प्रोडक्टिव नहीं बचता, उससे उलट होने लग जाती हैं चीजें। ओके तो ये कॉन्सेप्ट है डी स्कूलिंग का कि वो आर्ग्यू करते हैं इन चीजों के लिए। समझ रहे हो इस चीज को? सो एज अर्ली इन 1970s इलिच ने ये इमेजिन करना शुरू किया दैट एजुकेशनल फ्यूचर
in which the proprietary knowledge relations of the conventional classroom were transformed. यानी कि आपको अब चीजें ट्रांसफॉर्म करनी है. स्कूल को एक इल्यूजन की तरह किया जा रहा है कि बस वहीं से टीचिंग हो सकती है, बट टीचिंग तो कहीं से भी हो सकती है, राइट? आउट इनफैक्ट आप देखेंगे कि मोस्टली चीजें आप आउटसाइड द स्कूल सीखते हो. ये इनका पर्सपेक्टिव है. ओके, सो आप बहुत सारी चीजों में जो है क्या करते हो, आउट ऑफ द स्कूल भी चीजें सीखते हो. सो हर चीज या हर एक जो मोस्टली जो इंटेंशनल लर्निंग है इज नॉट द रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. ये इलिच का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपको ध्यान रखना है. ओके, ओवरऑल ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन को ही सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे. आप देखिए नॉन फॉर्मल या डी स्कूलिंग या ओपन लर्निंग में क्या फर्क है. नॉन फॉर्मल में हम क्या करते हैं, हम फॉर्मेलिटीज, रिजिडिटी, अटेंडेंस, उन चीजों को कम करते हैं, राइट? वो नॉन फॉर्मल में. डी स्कूलिंग में हम ज्यादा फोकस इस पे कर रहे हैं कि आपको जो फिजिकल एनवायरनमेंट है स्कूल का, उसके आउटसाइड, उसके बियॉन्ड जो है वो लर्निंग को देखना है. ओके, वहां पे हम मेजरली फॉर्मेलिटीज, रिजिडिटीज उनको कम करने पे फोकस करते हैं. डी स्कूलिंग में हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम मोर लर्नर सेंटर्ड, मोर बेटर एनवायरनमेंट बियॉन्ड द फोर जो वॉल्स हैं स्कूल की या आपकी क्लास की, उसके बियॉन्ड की बात कर रही है. ओके, सो दैट इज डी स्कूलिंग. तो स्कूल, क्योंकि इनका कहना है कि बाय नेचर वो क्लेम करता है कि सारी की सारी टाइम और एनर्जी सारी की सारी पार्टिसिपेंट्स की वो ले लेता है. मैक्सिमम टाइम बच्चे स्कूल में ही बिताते हैं, राइट? सो वहां पे जो टीचर है उसको ये किस तरीके से देखते हैं, ये टीचर को एक कस्टोडियन, एक प्रीचर और एक थेरेपिस्ट की तरह देखते हैं. ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये यहां से क्वेश्चन आने के चांस है. ओके, सो ये इन तीनों रोल में टीचर की जो अथॉरिटी है वो अलग अलग है. कैसे है टीचर कस्टोडियन की तरह, कैसे है यानी मास्टर ऑफ सेरेमनीज, क्योंकि बच्चों की वो होता है ना एक बेसिक रूटीन बना देता है टीचर, क्योंकि बाकी जो पेरेंट्स हैं वो अपना छोड़ के चले जाते हैं बच्चों को स्कूल में. सो यानी कि टीचर को एक कस्टोडियन है पेरेंट्स की एब्सेंस में. ठीक है, कैसे चीजें जो है वो करनी है आगे फर्दर, कैसे लर्निंग होगी, वो सारी की सारी चीजें कौन बताता है, टीचर बता रहा है. टीचर को एक मोरलिस्ट बोला है, यानी सब्स्टिट्यूट है वो पेरेंट्स का, गॉड का, स्टेट का, क्योंकि वहां पे बच्चे सही और गलत सीखते हैं. आप कई बार देखेंगे छोटे बच्चों को, मेरी मैम ने या मेरे मैम ने, सर ने, क्योंकि मैम ही पढ़ाते हैं यूजुअली छोटे बच्चों को, तो मेरी मैम ने ये बोला है ऐसे ही होगा. ओके, सो वो मैम को ही एक तरीके से आप मान लो मैम की बात तो उनकी पत्थर की लकीर होती है. ठीक है, बिल्कुल छोटे बच्चों को आप देखेंगे, चाहे घर पे पेरेंट्स जो है वो पीएचडी बैठे हो, घर पे पेरेंट्स जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे बैठे हो, बट स्टिल वो पेरेंट्स के अलावा पेरेंट्स को छोड़ के बोलेंगे कि नहीं मेरी मैम ने ऐसे बोला, ये ऐसे ही होगा, ऐसे करके ले जाना है स्कूल में, राइट? सो दैट इज समहाउ इंडोक्ट्रिनेशन. ओके, यानी प्यूपिल को सही या गलत बताना, नॉट ओनली इन स्कूल बट इन सोसाइटी ऑल्सो. सो पेरेंट्स की बजाय वो कई बार टीचर की बात बहुत ज्यादा मानते हैं, तो टीचर एक मोरलिस्ट का भी काम करता है, वो यहाँ पे बच्चों को बताएगा क्या सही है क्या गलत है. ओके, टीचर एक थेरेपिस्ट की तरह भी होता है, यानी वो इंडल्ज रहता है, वो बच्चों से पूछता है चीजों के बारे में, तो बच्चे की पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं टीचर का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखेगा, ताकि बच्चा बेटर तरीके से ग्रो हो पाए. सो ये तीन चीजें जो है वो टीचर को बोलते हैं कि टीचर एक कस्टोडियन की तरह बिहेव करेगा, टीचर एक मॉरलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, टीचर एक थेरेपिस्ट की तरह बिहेव करेगा. ओके, यानी टीचर मॉरलिस्ट में आप ये भी मान के चलो ऑटोमेटिकली कि टीचर इंडोक्ट्रिनेट करेगा, यानी आपको कन्विंस करेगा कि ये चीजें बेटर हैं, ऐसे ही करना है आपको. ओके, तो आप उसकी बात फिर आंख बंद करके मानने लग जाते हो. ठीक है, सो दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन. अब कुछ एक टॉपिक्स हैं जिन पे डी स्कूलिंग का पर्सपेक्टिव क्या है, यानी डी स्कूलिंग सोसाइटी या डी स्कूलिंग, ये इवान इलिच जो है वो बोलते क्या है डी स्कूलिंग से रिलेटेड. जैसे कस्टडी, हमने बोला ना कस्टोडियन है, ऊपर जो ये बोला हमने टीचर को एक कस्टोडियन की तरह बोला कि एज अ मास्टर ऑफ सेरेमनीज हु गाइड्स हिज प्यूपिल्स थ्रू ड्रॉ आउट लैब्रिथिन ritual. He arbitrates the observance of rules, administer the intricate rubrics of initiation of life. अपने बेस्ट होता है ना कि चीजें कैसे एक्वायर करनी, कैसे चीजें होंगी, वो कस्टोडियन की तरह काम कर रहा है वहां. तो यहाँ पे इलिच बोलते हैं कि जो कस्टडी की हम बात कर रहे हैं, दैट इज की ट्रेडिशनल स्कूलिंग मोस्टली आपको कस्टोडियल फंक्शंस ही करती हुई नजर आएगी, कि जब बच्चे नहीं पे, बच्चों के पेरेंट्स वहां नहीं है, वो काम पे हैं, काम कर रहे हैं, उस दौरान आप एक सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हो, एक कस्टडी यानी पेरेंट्स की एब्सेंस में. सो यहाँ पे इलिच इसको काउंटर करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कस्टोडियल फंक्शन रह गया, यानी कि आप सिर्फ एक चाइल्ड
केयर की तरह काम कर रहे हो बीइंग अ टीचर, आप उसके फर्दर चीजें कर ही नहीं रहे हो। यानी कि जो कस्टोडियल रोल है शुड बी अ प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशन। और बट यहाँ पे इट्स लाइक आपको चाइल्ड केयर और एजुकेशन में समझ आना चाहिए कि आप उसको एजुकेशन देने के लिए, लर्निंग के लिए वहां पे बिठा रखा है, ना कि सिर्फ उसके पेरेंट्स की एब्सेंस में उसका ध्यान रखने के लिए। ओके, जबकि इनका कहना है कि स्कूल में सिर्फ बच्चों का ध्यान ही रखा जाता है इन एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, दैट्स इट। सो वो चाइल्ड केयर से बियॉन्ड, यानी एजुकेशन को चाइल्ड केयर से सेपरेट करके हमें देखना पड़ेगा और हमें अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि हम एजुकेट कर पाए बच्चे को, लर्निंग वहां पे हो पाए। ओके, देन है जी सोशल रोल सिलेक्शन। तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग जो है वो सोशलाइज करने में हेल्प करती है कि सोसाइटी में किस तरीके के स्पेसिफिक रोल्स हैं, किस तरीके के प्रोफेशन है, आपको वहां कैसे जाना है, क्या करना है। ठीक है, बट ये यहाँ पे अब चैलेंज करते हैं, मतलब ये डी स्कूलिंग पर्सपेक्टिव मतलब सोशल रोल सिलेक्शन को कैसे देखता है डी स्कूलिंग का पर्सपेक्टिव, कि ऐसी चीज है बट होनी कैसी चाहिए, वो क्रिटिक करते हैं वहां पे क्रिटिसाइज करते हैं उस चीज को कि रिजिड नेचर ऑफ दीज रोल्स, जो रिजिडिटी सोसाइटी में चल रही है, जैसे पहले ज्यादा होता था कि आपको एक बुक्स में एग्जाम्पल भी यही दिखेंगे कि किचन में काम करती हुई या घर का काम करती हुई मदर का रोल दिखेगा और बाहर काम करते हुए फादर का रोल दिखेगा। सो वो चीजें रिजिड हैं एक तरीके से, तो ये उसको चैलेंज कर रही हैं कि इंडिविजुअल शुड हैव मोर ऑटोनॉमी, कि उनको क्या करना है, कैसे चीजें, तो एक प्री डिफाइंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। सो वो चीज को हटाने के लिए हमें डी स्कूलिंग के उसमें जाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि स्कूलिंग वाली चीज में हम फिर क्या कर देते हैं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं, हम रोल को स्पेसिफाई कर देते हैं, जेंडर स्पेसिफिक हो जाते हैं चीजें। सो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन है सोशल चेंज। सोशल चेंज की ये बात करता है डी स्कूलिंग पर्सपेक्टिव, लेकिन डी स्कूलिंग बोलते हैं कि आप सिर्फ सोशल चेंज तक लिमिटेड नहीं है। ओके, सो जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग है वो बोलती है कि सोशलाइजेशन जो है वो फंक्शन है, यानी सोशल चेंज किसका फंक्शन है, स्कूल का है। बट जो आपका डी स्कूलिंग का पर्सपेक्टिव है वो बोलता है कि स्कूल का काम सोशल चेंज लाना नहीं, उसके बियॉन्ड है। ठीक है, सो वो बियॉन्ड की बात करते हैं, क्योंकि एक बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि डी स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्या वो इंडोक्ट्रिनेट करता है, टीचर को कस्टोडियन की तरह ट्रीट करता है, या सोशल चेंज को सपोर्ट, वो सोशल चेंज के बियॉन्ड बात कर रही है। सो डी स्कूलिंग पर्सपेक्टिव इज नॉट ओनली अबाउट सोशल चेंज। ओके, सो वो चीज आपको देखनी है। इलिच की और भी बुक्स जो हमने बात की थी उसमें से एक है मेडिकल नेमेसिस, ये भी काफी फेमस बुक है। ये एक्सप्रोपर्शन ऑफ हेल्थ, ये पूरी बुक का नाम है। ये भी इक्वली रेडिकल थी। रेडिकल चीजें यानी कि बहुत आपको ऐसे दिखेगा कि जो सोसाइटी में हो रहा है उसके बहुत एक्सट्रीम अगेंस्ट जा रहे हो आप। ठीक है, तो ये क्या बोल रही है, ये उसके अगेंस्ट है कि मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से आपकी हेल्थ और चीजें जो है वो और डिटीरियोरेट होती हैं, आप और ज्यादा सफरिंग करते हो। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो मॉडर्न मेडिसिन है बाय सीमिंग टू ऑफर क्योर्स फॉर नियरली ऑल कंडीशंस, वो क्या करती है, उन चीजों को और ज्यादा खराब कर रही है। इसकी वजह से उन्होंने रेज्ड अ फॉल्स होप कि सारी की सफरिंग जो है वो बिना इसके क्योर के भी, या जो आपके बिना मेडिकल साइंस है उसके बिना भी हम चीजें ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट ये इतने बहुत ज्यादा इंडल्ज थे इस चीज में, ये इतना स्ट्रॉन्ग इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि इनको खुद को जो बीमारी थी उसका भी इन्होंने इलाज नहीं करवाया और वो उस बीमारी में ही चल बसे। ओके, सो आप देखेंगे ओवरऑल कि डी स्कूलिंग पे ज्यादा फोकस है। डी स्कूलिंग जो है उसको ये ज्यादा एडवोकेट करते हैं, जो स्कूल में डोमिनेंस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ज्यादा कमोडिफिकेशन ना हो उसको हटाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम कन्वाइवल एजुकेशन की। ये बोलते हैं ही आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ कन्वाइवल रादर देन मैनिपुलेटिव इंस्टीट्यूशन। तो ये कन्वाइवल फॉर्म ऑफ एजुकेशन, कन्वाइवल रिलेशनशिप्स, उस तरीके की बात करते हैं। कन्वाइबिलिटी होता क्या है, ऑटोनमस और क्रिएटिव कम्युनिकेशन अमंग पर्संस। तो वो कम्युनिकेशन की बात करते हैं। एनवायरमेंट भी वैसा ही हो जो फॉर्मल, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो होने चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही थी कि डी स्कूलिंग का मतलब ये नहीं कि वो स्कूल के अगेंस्ट है, नहीं, स्कूल में जो चीजें हो रही हैं एक्सट्रीम लेवल पे उनके अगेंस्ट है। तो ये एक नए तरीके की फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। कौन से इंस्टीट्यूशंस, जिनमें क्या क्या चीजें होंगी। ओके, पहले 3 पर्पस है इनके। पहला है कि टू प्रोवाइड ऑल हु वांट टू लर्न एक्सेस टू द रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि जो सीखना चाहता है उसको एक्सेस करवाओ रिसोर्सेज की, ताकि वो सीख पाए। ओके, टू मेक इट पॉसिबल फॉर ऑल हु वांट टू शेयर नॉलेज,
यानी कि जो नॉलेज शेयर करना चाहता है उसके लिए ये पॉसिबल करवाओ, जो सीखना चाह रहे हैं उनसे कनेक्ट कर पाए वो। ओके, सो आप देखेंगे यही कन्वाइवल फॉर्म है कि आप कम्युनिकेट कर पाए, हम सिर्फ प्लेटफॉर्म्स रेडी करें जिसके थ्रू लोग एक दूसरे से मिल पाए, कम्युनिकेट कर पाए, क्रिएटिवली चीजों को आगे ले जा पाए। Okay, to create opportunities for those who want to present an issue in the public, यानी to the public, कि आप जो है ये पब्लिक में आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप कहां अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे। उसके लिए इन्होंने 4 अप्रोचेस भी बात की है कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए 4 अप्रोचेस भी, 4 डिफरेंट अप्रोचेस इन्होंने सजेस्ट किए। हर एक अप्रोच में आप देखोगे कि कैसे कम्युनिकेशन पे फोकस है, कैसे लोगों को कनेक्ट करने पे फोकस है। जैसे रेफरेंस सर्विसेज टू एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, ये रेफरेंस सर्विसेज क्या करेंगी, जैसे लाइब्रेरीज है, लैब्स है, म्यूजियम्स है, फैक्ट्रीज हैं, ये फैसिलिटेट करेंगी, हम इनको फॉर्मल लर्निंग में यूज कर सकते हैं। ओके, इनकी हेल्प से हम बेटर कर सकते हैं चीजों को। स्किल एक्सचेंजेस, जैसे हमने बोला कि जो नॉलेज शेयर करना चाह रहा है उसका और जो नॉलेज लेना चाह रहा है उनको मिलवाया जाए, तो स्किल एक्सचेंज जो परमिट करेगा टू लिस्ट देयर स्किल्स, कि आपको ये स्किल्स आती हैं, आपके पास विलिंग जो लोग हैं कि वो चाहते हैं सीखना, वो भी, तो वो सारी चीजें आपको एक ही जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे दिखे। पीयर मैचिंग, ये भी एक नेटवर्क क्रिएट करना है जहां पे आपको जिस इंसान से जैसे सीखना है, किस तरीके से एंगेज आप हो सकते हो, वो चीज आपको पता चले। और रेफरेंस सर्विसेज टू एजुकेटर्स एट लार्ज, ओवरऑल आप सिर्फ यही बात कर रहे हो कि जिनको आती हैं चीजें, आप उनको, जिनको सीखना है उनको मिलवाया जाए, रिसोर्सेज की एक्सेस दी जाए जिनको सीखना है उनके लिए। सो कन्वाइवेलिटी, कन्वाइवल फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यहां पे आपको ओवरऑल यही नजर आएगा कि जिसमें एक क्रिएटिव कम्युनिकेशन जो है वो लोगों के बीच में हो पाए, और एक कम्युनिकेशन होता है ना अपने लोगों के बीच में भी और एनवायरमेंट के साथ भी। सो आप क्रिएटिवली इंडल्ज हो पाए, कम्युनिकेट कर पाए ओपनली, ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके अंदर नॉलेज या इंफॉर्मेशन बस ऐसे ढप दी जा रही है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप में लोड कर दी गई है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, सो ये लर्निंग वेब्स या न्यू फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ये बात करते हैं। ओके, तो यहां से हमें समझ आ गया कि हाँ ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जो अप्रोच है उसकी तरफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ, लर्निंग सोसाइटी उसके बारे में जानने की तरफ, वहां जो है अप्रोच इनके नजर आ रहे हैं हमें कि हमें उस तरफ धकेल रहे हैं। ओके, ओवरऑल आप बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हाई, मतलब उस टाइम पे आप देखोगे कि लेक्चरर और टीचर की तरह ये डिमांड में थे, बट धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो गई। और आप ये भी देखेंगे कि इनकी जो राइटिंग्स हैं या चीजें, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि वो इतने ट्रू है अपने कन्विक्शंस के लिए कि उन्होंने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट, जो ट्यूमर था उनको उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने से रिफ्यूज कर दिया और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। ओके, इवान इलिच की जो राइटिंग्स हैं वो इंस्टीट्यूशन के, एक तरीके से आप देखोगे कि इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट है, यानी जो सोशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या लर्निंग का प्रोसेस है उसके अगेंस्ट आपको नजर आ रही हैं, राइट। सो एक थ्योरेटिकल वैक्यूम में ये चीजें इवॉल्व हुई हैं, ऐसा बोलना है बाकी लोगों का। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं। सो यहाँ पे ये बिल्कुल अगेंस्ट जा रही हैं, तो आपको इनकी वाली जो चीजें हैं वो यूज में आती हुई बहुत ज्यादा नजर नहीं आएंगी। बहुत कम लोग होते हैं जो डी स्कूल करते हैं अपने बच्चे को, या डी स्कूल भी छोड़ो, इनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है डी स्कूलिंग का, जो अपने होम स्कूलिंग बोलते हैं ना जिसको, वो करवाते हैं बच्चों को। दूसरी चीज, जैसे जॉन ड्यूई है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, या रूसो है नेचुरलिज्म में, वो भी इसी तरीके की बात करते हैं। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली हम ज्यादा यूज करते हैं रादर देन इनका डी स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कम मिलेंगे, इलिच से रिलेटेड कम मिलेंगे, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें बहुत ज्यादा यूज में नहीं आई हैं, क्योंकि हम सेंट्रलाइज कंट्रोल को इंक्रीज करते हुए नजर आएंगे ऑन ग्राउंड, ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। ओके, ये ज्यादा कन्वाइवल फॉर्म की बात करते हैं, जो कि सेंट्रलाइज कंट्रोल के लिए सही नहीं होगी, क्योंकि तो डिसेंट्रलाइजेशन, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात कर रही है। सो ओवरऑल ये उस टाइम पे थोड़ा फेमस थे 70s 80s में, बट इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होती गई। इनकी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा जो है यूज में नहीं आई, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है तो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, डी स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए।
ओवरऑल आपको ध्यान क्या रखना है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो टीचर को ये कस्टोडियन, प्रीचर और थेरेपिस्ट बोलते हैं। डी स्कूलिंग सोसाइटी इन्होंने लिखी है। टूल्स फॉर कन्वाइबिलिटी इन्होंने लिखी है। एनर्जी एंड इक्विटी और मेडिकल नेमेसिस ये इन्होंने लिखी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो इनका एंटी इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट है या आर्ग्यूमेंट है जिसमें 4 एस्पेक्ट की ये बात करते हैं वो चारों आपको पता हो। इन्होंने CIDOC को फाउंड किया है ये पता हो। सो कंक्लूजन में आप सिर्फ ये लास्ट स्लाइड भी ध्यान रखोगे और कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आपका काम बन जाएगा। बिकॉज इससे रिलेटेड आपको सिर्फ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रिपीटेडली। डी स्कूलिंग के ऑथर कौन है, किसने लिखी है, हमें पता है इवान इलिच ने लिखी है। कौन इंसान है जिसने डी स्कूलिंग सोसाइटी को इंट्रोड्यूस किया है, इवान इलिच है। सो घूम फिर के डी स्कूलिंग सोसाइटी के अराउंड आपको इवान इलिच से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन डिफरेंट था, ये था कि नॉट अ सोशल फंक्शन ऑफ स्कूलिंग, यानी जो डी स्कूलिंग मूवमेंट है, डी स्कूलिंग सोसाइटी है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा जो है एक सोशल फंक्शन नहीं है स्कूलिंग का। सो कस्टोडियल केयर, कस्टोडियन की तरह काम करना, सोशल रोल सिलेक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन ये चीजें हैं, बट सोशल चेंज जो है वो काम नहीं है। बिकॉज बियॉन्ड सोशल चेंज ये बात करते हैं। तो डी स्कूलिंग मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सोशल चेंज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्कूलिंग, क्योंकि वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। एक क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रही हूं शायद कहीं से आ जाए, तो आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है क्रोनोलॉजी के वे में। ओके, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है। स्वामी विवेकानंद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन अभी आएंगे आपके सिलेबस में, ये आपकी कुछ फिलोसफीज के बाद। ठीक है, आई थिंक पहला जो यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक ये दोनों ही है, स्वामी विवेकानंद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, सो वो भी कवर करेंगे हम। सो इनको सीक्वेंस में याद रखो क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। ओके, तो किसका जन्म कब हुआ था, कौन कब आया था, तो वो आपको पता हो कि रूसो 1712 में बर्थ हुआ है उनका। देन जॉन ड्यूई 1859, रविंद्रनाथ टैगोर 61, 63 में स्वामी विवेकानंद। यहां कंफ्यूजन हो सकता है तो ये चीजें ध्यान ज्यादा रखना। रविंद्रनाथ टैगोर, देन स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरबिंदो 1872, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888, पाउलो फ्रायरे 1921 और इवान इलिच 1926। ये सिर्फ सिलेबस में मेंशन है, इसलिए मैंने इन्हीं के जो है वो चीजें आपको मेंशन की, क्योंकि एलिमिनेशन से सोल्व हो जाएगा अगर क्रोनोलॉजी का कोई क्वेश्चन आता है तो। ओके जी, सो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको इवान इलिच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझ आई होगी, आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। रटने की तो कोई बात इसमें होनी नहीं चाहिए। अगर आपको डी स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट ओवरऑल समझ आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे जो इवान इलिच से रिलेटेड आएगा। ओके, तो जितने भी मैंने थिंकर्स अभी तक पढ़ाए हैं इवान इलिच तक, रविंद्रनाथ टैगोर से लेके अब तक, आप इनको समझने की कोशिश करो। समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं कि आप जो है बहुत लंबी क्लास लेते हो, शॉर्ट में करवा दो। मैं एक रिवीजन मैराथन ले लूंगी लास्ट में, बट तब तक आप एक जो बच्चे कॉन्टिन्यूटी में देखेंगे ना इन क्लासेस को, उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये श्योरिटी है। क्योंकि हर एक क्लास में आपको बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है, बाकी चीजें समझ आ जाएंगी। आप याद रखो ना उस पर्सनालिटी के बारे में। आप समझ लो रविंद्रनाथ टैगोर आपके दोस्त हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड की चीजें भी तो याद रखते हो ना कि उसको क्या पसंद है, उसकी फेवरेट चीज क्या है। बस आप इनकी भी थोड़ी सी फिलोसफी याद रखो कि कौन सा इंसान किस तरीके से सोचता था, क्या उसकी लाइफ रही थी। तो आप इनको अपने फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करो कि इतने सारे लोग हैं, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मुझे इनके बारे में जानना है। तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.